गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं टर्म 2 के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स और उसके जर्नल एंट्रीज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्रीज ही डिसोल्यूशन का बेस है, जिसके बेसिस पर आप रिलेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे आपको पता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब होता है कि हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, हम फर्म को क्लोज डाउन कर रहे हैं। और जब भी फर्म बंद होगा, जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं या जो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो हमारे से पैसे लेंगे, हमें उनके लायबिलिटी की हमें पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है फर्म के डिसॉल्व होने के समय कि वो कौन सा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जिनकी हमें पेमेंट करनी है। और जो पेमेंट करने के लिए पैसे हैं वो कहां से आएंगे? तो हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए हैं या जो करंट एसेट्स जिनके पैसे हमें मिलने हैं, हम उससे भी डिटरमाइन करते हैं और फिर उनके पैसे हम रियलाइज करके उन पैसों से हम एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि हमने डिटरमाइन किया कि किन एसेट्स को हमें सेल करना है या किन करंट एसेट्स से हमें पैसे रियलाइज करना है, और फिर हमने डिटरमाइन किया कि उन पैसों से किन एक्सटर्नल लायबिलिटीज के सबसे पहले पेमेंट होनी है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को क्लोज कर देते हैं रिलेशन अकाउंट में। तो जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, हम एक रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, इसे हिंदी में हम वसूली खाता कहते हैं। वसूली खाता, इट मीन्स वसूली खाता क्यों कहलाया? क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है, जो हमारे क्रेडिटर्स है, वो हमारे से पैसे वसूलते हैं और हम पैसे कहां से रियलाइज करते हैं? अपने रियलाइजेबल एसेट्स से, उन एसेट्स से जिन्हें हम मार्केट में बेच सकते हैं, और उन एसेट्स जैसे डेटर्स हुआ, बिल रिसीवेबल है, जिनसे हम पैसे रियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट्स को, जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं, जिनके पैसे हमें मिल सकते हैं, जिन्हें हम बेच सकते हैं, उन्हें हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उन एसेट्स को क्लोज करते हैं। और तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं उसे क्लोज करते हैं, और फिर हम जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो डिटरमाइन करके उसे ट्रांसफर करके उसे भी क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री है फॉर एसेट्स, इसमें हम सारे एसेट्स लेते हैं एक्सेप्ट, इसमें सारे एसेट्स लेता है एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कैश इन हैंड ऑलरेडी रियलाइज्ड है, ये कैश हमारे पास है। कैश एट बैंक में लिक्विड कैश है हमारे पास, बिकॉज ये हमारे कैश ऑलरेडी हमारे पास ये कैश के फॉर्म में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारा लॉस है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो फिक्टिशियस एसेट्स है, रियलाइज नहीं हो सकता। इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को हम यहाँ पर नॉर्मल एसेट्स के रूप में ट्रीट करेंगे। तो फॉर एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग गुडविल, हम उसे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट।
एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। जब हम उसे क्लोज करेंगे, जब उसे हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये किस वैल्यू पे इसे हम ट्रांसफर करता है? इसे हम हमेशा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू आर द वैल्यूज एट विच द एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स की जो वैल्यू गिवन होती है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो हम एसेट्स को बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, फॉर लायबिलिटीज transferred to realization account. रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर हम पार्टनर्स लोन को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होता। मीन्स एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। हम पार्टनर्स के लोन को हम ट्रांसफर नहीं करते। लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम जब उसे क्लोज कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डालकर, तो लायबिलिटीज को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या पास होगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट liabilities account debit to रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी बुक वैल्यू पर होगा। ये लायबिलिटीज भी जो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, वो बुक वैल्यू पे हम ट्रांसफर करेंगे, जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन होगा उसके ऊपर। अब हमने एसेट्स को और लायबिलिटीज दोनों को हमने क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास पैसे आएंगे तभी तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट होती है फर्म में, फिर हम पार्टनर्स लोन की पेमेंट करते हैं और सबसे लास्ट में हम पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए भी पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, या फिर पार्टनर्स लोन को और अल्टीमेटली जब हम पार्टनर्स के कैपिटल की भी पेमेंट करेंगे तब भी हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक है, अब एसेट्स को हम सेल करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं टर्म 2 के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स और उसके जर्नल एंट्रीज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्रीज ही डिसोल्यूशन का बेस है, जिसके बेसिस पर आप रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब होता है कि हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, हम फर्म को क्लोज डाउन कर रहे हैं। और जब भी फर्म बंद होगा, जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं या जो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो हमारे से पैसे लेंगे, हमें उनकी लायबिलिटी की हमें पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है फर्म के डिसॉल्व होने के समय कि वो कौन सा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जिनकी हमें पेमेंट करनी है, और जो पेमेंट करने के लिए पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे? तो हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए हैं या जो करंट एसेट्स जिनके पैसे हमें मिलने हैं, हम उससे भी डिटरमाइन करते हैं और फिर उनके पैसे हम रियलाइज करके उन पैसों से हम एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि हमने डिटरमाइन किया कि किन एसेट्स को हमें सेल करना है या किन करंट एसेट्स से हमें पैसे रियलाइज करना है, और फिर हमने डिटरमाइन किया कि उन पैसों से किन एक्सटर्नल लायबिलिटीज के सबसे पहले पेमेंट होनी है।
इन दोनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को क्लोज कर देते हैं रिलेशन अकाउंट में। तो जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, हम एक रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, इसे हिंदी में हम वसूली खाता कहते हैं। वसूली खाता, इट मीन्स वसूली खाता क्यों कहलाया? क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है, जो हमारे क्रेडिटर्स है, वो हमारे से पैसे वसूलते हैं और हम पैसे कहां से रियलाइज करते हैं? अपने रियलाइजेबल एसेट्स से, उन एसेट्स से जिन्हें हम मार्केट में बेच सकते हैं, और उन एसेट्स जैसे डेटर्स हुआ, बिल रिसीवेबल है, जिनसे हम पैसे रियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट्स को, जो रियलाइजेबल एसेट्स है, जिनके पैसे हमें मिल सकते हैं, जिन्हें हम बेच सकते हैं, उन्हें हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उन एसेट्स को क्लोज करते हैं। और तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं उसे क्लोज करते हैं, और फिर हम जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो डिटरमाइन करके उसे ट्रांसफर करके उसे भी क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रिलेशन अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री है फॉर एसेट्स, इसमें हम सारे एसेट्स लेते हैं एक्सेप्ट, इसमें सारे एसेट्स लेता है एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कैश इन हैंड ऑलरेडी रियलाइज्ड है, ये कैश हमारे पास है। कैश एट बैंक में लिक्विड कैश है हमारे पास, बिकॉज ये हमारे कैश ऑलरेडी हमारे पास ये कैश के फॉर्म में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारा लॉस है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो फिक्टिशियस एसेट्स है, रियलाइज नहीं हो सकता। इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को हम यहाँ पर नॉर्मल एसेट्स के रूप में ट्रीट करेंगे। तो फॉर एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग गुडविल, हम उसे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। जब हम उसे क्लोज करेंगे, जब उसे हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये किस वैल्यू पे इसे हम ट्रांसफर करता है? इसे हम हमेशा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू आर द वैल्यूज एट विच द एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स की जो वैल्यू गिवन होती है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो हम एसेट्स को बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, फॉर लायबिलिटीज, for liabilities transferred to realization account, realization account। यहां पर हम पार्टनर्स लोन को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होता। मीन्स एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। हम पार्टनर्स के लोन को हम ट्रांसफर नहीं करते। लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम जब उसे क्लोज कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डालकर, तो लायबिलिटीज को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर
क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या पास होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी बुक वैल्यू पर होगा। ये लायबिलिटीज भी जो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, वो बुक वैल्यू पे हम ट्रांसफर करेंगे, जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन होगा उसके ऊपर। अब हमने एसेट्स को और लायबिलिटीज दोनों को हमने क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास पैसे आएंगे तभी तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट होती है फर्म में, फिर हम पार्टनर्स लोन की पेमेंट करते हैं और सबसे लास्ट में हम पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए भी पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, या फिर पार्टनर्स लोन को और अल्टीमेटली जब हम पार्टनर्स के कैपिटल की भी पेमेंट करेंगे तब भी हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक है, अब एसेट्स को हम सेल करेंगे। अब हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम बेच दें उसे और कैश रियलाइज कर लें, या फिर अगर किसी पार्टनर को एसेट्स की जरूरत है तो वो उसे टेक ओवर कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स में क्या हो गया, फॉर एसेट्स सोल्ड फॉर कैश, फॉर एसेट्स सोल्ड फॉर कैश। जब हम एसेट्स को कैश में बेचेंगे तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट्स को हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, हमारे पास एसेट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एसेट्स की जगह कौन सा अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए यहां पर क्रेडिट क्या होगा, एसेट्स की जगह रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो एंट्री पास होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए ये जो अमाउंट आएगा ये रियलाइजेबल वैल्यू आएगा। रियलाइजेबल वैल्यू मींस जितना अमाउंट हम रियलाइज कर रहे हैं, जिस वैल्यू पे हम एसेट्स को बेच रहे हैं, या डेटर्स या बिल रिसीवेबल से जो अमाउंट हमें मिल रहा है, वो अमाउंट हम यहां पर रियलाइजेबल वैल्यू हम शो करेंगे। सेकंड, अगर किसी पार्टनर को सपोज कीजिए एक टेबल है, वो टेबल किसी पार्टनर के को अगर काम में उसके आ रहा है तो वो उसे टेक ओवर कर लेता है। मान लीजिए उसने 1 लाख बिजनेस में लगा रखा है, उसमें से 10,000 का उसने टेबल ले लिया। इट मींस अब उसका कैपिटल कितना रह गया बिजनेस में, 1 लाख में से 10,000 का टेबल उसने टेक ओवर कर दिया तो उसके 90,000 रह गए। इट मींस जब भी वो एसेट्स को टेक ओवर करेगा उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्या है इसका मेथड डिस्पोजल का, फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर इन पार्ट पेमेंट। ऑब्वियस बात है, उसका पार्टनर्स कैपिटल जो है, उसका कैपिटल रेस्पेक्टिव जो पार्टनर जिसने भी टेक ओवर किया एसेट्स को, उसका कैपिटल कम हो जाएगा। एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसने एसेट्स टेक ओवर किया, लेकिन क्योंकि एसेट्स को हमने रियलाइजेशन में क्लोज कर दिया है, इसलिए एसेट्स की जगह हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये अमाउंट भी रियलाइजेबल वैल्यू आएगा। बहुत बार अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है बिजनेस में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब हो गया जिसे हमने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ है, जिसकी बुक वैल्यू हमने 0 मानी हुई थी और इस कारण से उसे हमने बैलेंस शीट में एज एन एसेट हमने शो नहीं किया। और जैसे मान लीजिए एक टाइपराइटर है जिसकी बुक वैल्यू हमने 0 मानी हुई थी, लेकिन जब हमने उसके एज ए स्क्रैप भी बेचा तो हमें कुछ पैसे
रियलाइज हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, जिससे हमने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन उसके पैसे मिल रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, गेन है। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, या तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम सेल करके पैसे रियलाइज कर लेंगे, या तो फिर पार्टनर उसे टेक ओवर कर देगा। तो इन दोनों में से ही कोई एक केस होगा। अगर हमने उसे बेचकर पैसे रियलाइज किए, कैश रियलाइज किया, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर और उसे अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर के कैपिटल को हम डिक्रीज कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जो भी गेन हो रहा है, जितने में भी हम बेच रहे हैं वो गेन है, और उस गेन को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। ये भी रियलाइजेबल वैल्यू पे आ जाएगा। अब हमने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। अब हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम बेच दें उसे और कैश रियलाइज कर लें, या फिर अगर किसी पार्टनर को एसेट्स की जरूरत है तो वो उसे टेक ओवर कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स में क्या हो गया, फॉर एसेट्स सोल्ड फॉर कैश, फॉर एसेट्स सोल्ड फॉर कैश। जब हम एसेट्स को कैश में बेचेंगे तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट्स को हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, हमारे पास एसेट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एसेट्स की जगह कौन सा अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए यहां पर क्रेडिट क्या होगा, एसेट्स की जगह रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो एंट्री पास होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए ये जो अमाउंट आएगा ये रियलाइजेबल वैल्यू आएगा। रियलाइजेबल वैल्यू मींस जितना अमाउंट हम रियलाइज कर रहे हैं, जिस वैल्यू पे हम एसेट्स को बेच रहे हैं, या डेटर्स या बिल रिसीवेबल से जो अमाउंट हमें मिल रहा है, वो अमाउंट हम यहां पर रियलाइजेबल वैल्यू हम शो करेंगे। सेकंड, अगर किसी पार्टनर को सपोज कीजिए एक टेबल है, वो टेबल किसी पार्टनर के को अगर काम में उसके आ रहा है तो वो उसे टेक ओवर कर लेता है। मान लीजिए उसने 1 लाख बिजनेस में लगा रखा है, उसमें से 10,000 का उसने टेबल ले लिया। इट मींस अब उसका कैपिटल कितना रह गया बिजनेस में, 1 लाख में से 10,000 का टेबल उसने टेक ओवर कर लिया तो उसके 90,000 रह गए। इट मींस जब भी वो एसेट्स को टेक ओवर करेगा उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्या है इसका मेथड डिस्पोजल का, फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर इन पार्ट पेमेंट। ऑब्वियस बात है उसका पार्टनर्स कैपिटल जो है, उसका कैपिटल रेस्पेक्टिव जो पार्टनर जिसने भी टेक ओवर किया एसेट्स का, उसका कैपिटल कम हो जाएगा। एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसने एसेट्स टेक ओवर किया, लेकिन क्योंकि एसेट्स को हमने रियलाइजेशन में क्लोज कर दिया है, इसलिए एसेट्स की जगह हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये अमाउंट भी रियलाइजेबल वैल्यू आएगा। बहुत बार अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है बिजनेस में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब हो गया जिसे हमने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ है, जिसकी बुक वैल्यू हमने 0 मानी हुई थी,
और इस कारण से उसे हमने बैलेंस शीट में एज एन एसेट हमने शो नहीं किया। और जैसे मान लीजिए एक टाइपराइटर है जिसकी बुक वैल्यू हमने 0 मानी हुई थी, लेकिन जब हमने उसके एज ए स्क्रैप भी बेचा तो हमें कुछ पैसे रियलाइज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिससे हमने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन उसके पैसे मिल रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, गेन है। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, या तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम सेल करके पैसे रियलाइज कर लेंगे या तो फिर पार्टनर उसे टेक ओवर कर देगा। तो इन दोनों में से ही कोई एक केस होगा। अगर हमने उसे बेचकर पैसे रियलाइज किए, कैश रियलाइज किया, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर और उसे अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर के कैपिटल को हम डिक्रीज कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जो भी गेन हो रहा है, जितने में भी हम बेच रहे हैं वो गेन है और उस गेन को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। ये भी रियलाइजेबल वैल्यू पे आ जाएगा। अब हमने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। अब हम लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। लायबिलिटीज की पेमेंट जब करेंगे तो या तो फर्म डायरेक्ट कैश पे करेगा उसे, या कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में लायबिलिटी की पेमेंट कर देगा और बाद में वो अपने कैपिटल में इंक्लूड करके वो पैसे वापस ले लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर लायबिलिटी पेड इन कैश, एंट्री पास हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी को भी हमने क्लोज किया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए अब लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता, लायबिलिटी की जगह रियलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है तो अब रियलाइजेशन क्रेडिट हो चुका है, और जब हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे। एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये भी एग्रीड वैल्यू होगा। एग्रीड वैल्यू का मतलब हो गया जिस वैल्यू पे हमारे लायबिलिटीज, हमारे क्रेडिटर्स एग्री हो गए हैं पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, वो वैल्यू हम यहां पर डालेंगे। सेकेंड, फॉर लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यहां पर फर्म डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रही बल्कि पार्टनर फर्म के बिहाफ में पेमेंट कर रहा है। फॉर लायबिलिटी पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, sorry, paid by partner on behalf of firm, paid by partner on behalf of firm, partner on behalf of firm। जब पार्टनर फर्म के बिहाफ में पेमेंट करेगा तो जो भी पेमेंट वो कर रहा है फर्म के बिहाफ में, उतने पैसे वो फर्म से एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल वो ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। एंट्री क्या पास होगी, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, जब हम उसे इंक्रीज करेंगे तो उसे फर्दर क्रेडिट करेंगे। एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर ने भी पेमेंट किया है उसका रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये भी एग्रीड वैल्यू होगा, एग्रीड वैल्यू। इसी प्रकार जिस प्रकार अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है फर्म में, उसी प्रकार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होती है, जिसकी पेमेंट या तो फर्म डायरेक्ट करेगा या पार्टनर फर्म के बिहाफ में करेगा। फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अगर पार्टनर डायरेक्ट करेगा तो एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या फिर अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ में पे करेगा तो उस रेस्पेक्टिव पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने एसेट्स को क्लोज किया रियलाइजेशन में, हमने लायबिलिटीज को क्लोज किया रियलाइजेशन में, हमने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया, हमने लायबिलिटीज की पेमेंट करी। लेकिन जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो डिसोल्यूशन करते वक्त भी बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर होता है। इन एक्सपेंसेस को हम या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहते हैं या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस की ट्रीटमेंट जो है, जर्नल ट्रीटमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वो डिस्कस कर रहा हूं आपसे। फॉर रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें दो कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस या तो फर्म बॉर्न करता है या फिर पार्टनर बॉर्न करता है। फर्म बॉर्न करता है, इसका मतलब है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। और जब फर्म बॉर्न नहीं करता है, जब पार्टनर बॉर्न करता है, इट मींस इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, rather the partner has to pay the realization expenses from his own pocket। अपने पॉकेट से वो पे करेगा, वो फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं होगा। और आपको पता है कि बुक ऑफ अकाउंट्स हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, टू बी बॉर्न बाय द फर्म, अगर फर्म इसे बॉर्न करना है तो यह फर्म के लिए एक्सपेंस है। और सेकंड है टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर, टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर। इट मीन्स यहां पे करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फर्म की है, यहां पर पे करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्टनर की है। जब फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन अगर पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की तो फिर वो फर्म का एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अब देखिए, टू बी बॉर्न बाय द फर्म, इसमें दो कंडीशंस हो गए। फर्स्ट, टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है पेमेंट करने की, और फर्म ने ही पेमेंट किया है। इट मींस जब भी फर्म ने पेमेंट किया, फर्म के पास से कैश चला जाएगा तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे, और रिलेशन एक्सपेंस वो तो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, हम उसे डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये किस कंडीशन में हुआ कि जब फर्म को रिलेशन एक्सपेंस पे करना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द रिलेशन एक्सपेंस, और फर्म ने पे किया। सेकेंड कंडीशन है एंड पेड बाय पार्टनर
ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ऑब्वियस सी बात है, जब फर्म की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन यहां पेमेंट किसने कर दिया फर्म के बिहाफ में? पार्टनर ने। और पार्टनर बाद में वो पैसे अपने कैपिटल के साथ कैपिटल में ऐड करके फर्म से वापस ले लेगा। तो एंट्री क्या पास होगी? उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा इससे। और सिंस कैपिटल इज अ क्रेडिट बैलेंस, so in order to increase the capital we have to further credit it. So the entry will be passed as realization account debit to partners capital account, to partners capital account। जिस रेस्पेक्टिव पार्टनर ने भी पेमेंट किया उसका कैपिटल में चला जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर। पार्टनर यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट करने की पार्टनर की। जब पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट करने की, इसका मतलब है कि फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है। लेकिन यहां पर भी दो कंडीशंस हैं कि पेमेंट तो पार्टनर को करना है और पार्टनर ने ही पे कर दिया। तो टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर। जब पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसने पे किया, इट मींस ना तो फर्म के लिए एक्सपेंस है ना फर्म के पास से पैसे गए, तो फर्म कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि पार्टनर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसकी पेमेंट करेगा। ठीक है। सेकंड है टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, पेड बाय द firm on behalf of partner, on behalf of partner। तो फर्म ने जो भी पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट किया, फर्म के पास उतने पैसे गए और ऑब्वियस सी बात है वो क्या इसे एज्यूम करेगा दैट ही हैज मेड द पेमेंट टू द पार्टनर्स कैपिटल। तो वो पार्टनर के कैपिटल को डिक्रीज कर देगा फर्म। यहां पर चूंकि पार्टनर को फर्म ने पेमेंट कर दिया तो पार्टनर का कैपिटल उतने से डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे। एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सिक्स्थ, मैंने बताया कि पार्टनर्स लोन को हम क्लोज नहीं करते रिलेशन में ट्रांसफर करके। इट मींस हम उसकी डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, फर्म उसकी डायरेक्ट पेमेंट करता है। तो फॉर पार्टनर्स लोन पेड डायरेक्टली बाय द फर्म। पेड directly by the firm। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फर्म में बहुत सारे रिजर्व एंड सरप्लस होता है। हम क्या करते हैं जब फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो सेवंथ एंट्री क्या होगा? फॉर रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, फॉर रिजर्व्स एंड surplus distributed among partners। जो भी रिजर्व सरप्लस हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कुछ भी हो, हम क्या करेंगे उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
और जब भी पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट राइट ऑफ हो गया और पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो गया, वो क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या पास होगी? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ओल्ड रेशियो ही रहेगा, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।